लोसान स्विट्जरलैंड से, वो इलाका जो उस जगह के बिल्कुल फुटहिल पर मौजूद है जहां पर कल एक बहुत बड़ी सफारती नशिस्त मुरतब हुई, जिसकी मेजबानी का शर्फ पाकिस्तान को कतर के साथ हासिल हुआ। हम आपको वहाँ की इनसाइड स्टोरीज बताएंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से भी है। जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्विट्जरलैंड के इस पुरफिजा मकाम वर्जन चौक से सफर करते हुए पाकिस्तान की तरफ पहुंचने में उनको चंद घंटे हो गए, यानी आधा सफर वो तय कर चुके होंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इंटीरियर मिनिस्टर के साथ वो भी ये कि वापस आ चुके होंगे। इस सफर की दास्तान के अंदर पाकिस्तान की सफारतकारी और खारजा पॉलिसी तो जगह पर मौजूद है, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स भी हैं जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि कल जो नशिस्त हुई जिसके अंदर से एक जॉइंट स्टेटमेंट निकली, जिसका एक अक्स आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको ट्वीट भी किया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सुर्ख दायरों के साथ मार्क करती हैं। अगर आप सारा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना चाहते तो सुर्ख दायरों के अंदर जो मैंने मार्क किया उसको आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि अहमियत कहाँ में है। ये एक दूसरा बड़ा संग मील है, पहले बड़े संग मील के बाद, जिसको हम MOU कहते हैं। इसके अंदर 14 पॉइंट्स, जिसको ईरान के सदर ने साइन किया, जिसको अमेरिका के सदर ने साइन किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने काउंटर साइन किया, और ये सारे ई सिग्नेचर थे। वही ईरान के सदर अब कल पाकिस्तान के दौरे पर भी आ रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान खारजा बहास के ऊपर और दिफाई मामला जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसके ऊपर कितना मुतहरक आपको नजर आता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए संगमील तो हासिल कर लिए, लेकिन सफर ये बहुत था दुश्वार। अमूमन जब बैन अवी समिट्स की डेट्स आती हैं तो वो आप समझे पत्थर पर लकीर होती है। बहुत ही बड़ा कोई हंगामा हो जाए तो उनको आगे पीछे किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो शुरका हैं उनके शेड्यूल्स बनते हैं। हर शख्स को अपने मुल्क के अंदर अपने इदारे की नुमाइंदगी करनी होती है, उसके 1000 काम वहाँ पर होते हैं। फिर आपको बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना होता है, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स आपको करने होते हैं, ठहरने का बंदोबस्त करना है, मीटिंग है, स्टाफ है, हजारों लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो लिहाजा समिट की डेट, मीटिंग की डेट, बैनुल अक़वामी नशिस्त की डेट एक मरतबा अगर तय हो जाए तो उसके बाद वो तब्दील नहीं होती। पाकिस्तान जिस प्रोसेस के साथ मुंसलिक है उसके अंदर ये डेट्स ऐसे तब्दील होती हैं जैसे धूप के अंदर आइसक्रीम मेल्ट करती है। जब इस तमाम ट्रिप का आगाज हुआ तो हमारा ख्याल था कि हम वहाँ पर जाएंगे स्विट्जरलैंड में, और उसके बाद अगले 2 दिन के अंदर वज़ीर आज़म आएंगे, आसिम मुनीर साहब भी आएंगे, और वही नशिस्त जो अब जिसके ऊपर हम तबसरा कर रहे हैं वो 7 दिन पहले हो जाएगी, 1 दिन चलेगी। हमें बताया गया, शेड्यूल अनाउंस हो गए, सहाफ़ी आ गए, दुनिया भर से सहाफ़ी, सिर्फ हम नहीं आए। फिर पता चला कि ये नशिस्त नहीं हो रही, फिर पता चला कि वज़ीर आज़म का ट्रिप जो मौखर हो गया। पहले ख्याल किया जा रहा था कि सिर्फ अमेरिका की तरफ से 2 कलीदी नुमाइंदे आएंगे, फिर पता चला कि उनके नायब सदर आएंगे, फिर पता चला कि वो भी नहीं आ रहे हैं। फिर जब सब कुछ मौखर हो गया, 2 मरतबा वज़ीर आज़म ने आना है, नहीं आना है, उनके जहाज टारमैक के ऊपर लगे हुए हैं, स्टाफ उनका तैयारी कर रहा है, फिर ये पता चला कि अब हमने मौखर कर दिया। फिर जब आधी मीडिया टीमें वापस चली गई, सारी दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लोग भी वापस गए थे, तो फिर ये पता चला कि कल सुबह वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, कल सुबह अमेरिका का नायब सदर आ रहा है, कल सुबह कतरी वज़ीर आज़म यहाँ पर आ रहा है, कल सुबह ईरान का हैवी हिटिंग जो उनका डेलीगेशन है वो आ रहा है, जिसके अंदर उनके चीफ नेगोशिएटर मौजूद है, जिसके अंदर उनका वज़ीर ख़ारजा मौजूद है, टेक्निकल टीम्स मौजूद है। ये कल सब ने इकट्ठा होना है। तो दोबारा से दौड़ें लगी, तब तक आखिर तब तक ये ख्याल किया जा रहा था कि ये वाक़तन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये इतनी मरतबा पोस्टपोन हो चुका है, इतनी मरतबा इसके ऊपर मीडिया का फोकस आया, और उसके बाद ये फोकस निकल गया कि अब शायद मुमकिन ना हो। जो ई सिग्नेचर अभी पहले हुआ था उसके बारे में भी कहा जा रहा था कि ये हमने साइनिंग आके करनी है, वर्जिन स्टॉक के अंदर ही करनी है, वो ई साइनिंग में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो गैदरिंग थी इसका शेड्यूल बना नहीं हुआ था, बहरहाल जगह वही रही और वहाँ पर नशिस्त मुरतब हुई, जिससे आपको पता चलेगा कि हजकोले खाता हुआ सफारतकारी का जो काफिला है वो भारत वर्जिन स्टॉक में पहुंचा और वहाँ पर बड़ी जबरदस्त बातचीत थी। अब ईरान ने जो इसका था एक स्टेटमेंट आया है कतर और पाकिस्तान की जानब से जिसका इजरा हुआ है, जिसका मैंने आपको पहले दिखाया है, उसको इंडोर्स भी किया है। उनकी काविश से ये सारी स्टेटमेंट बनी है, अमेरिका का भी इसके अंदर हिस्सा है। उसके ऊपर उन्होंने एक मुस्बत बयान दिया है। उन्होंने मुस्बत बयान के साथ साथ कुछ चीज़ें रखी हैं कि ये भी होना, ये भी होना, लेकिन बयान मुस्बत दिया है। जो सबसे मुफस्सल बयान है
वो जेडी वैंस जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तमाम मामले को, जब मीटिंग चल रही थी और हम उनको कवर कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर बड़े शदीद बयान दिए और फिर ईरानी डेलीगेशन ने उसके ऊपर एहतजाज किया और बाजार ये लगा कि वो छोड़ के चले गए हैं, और जो मीटिंग के लिए कमरा बना हुआ था उसके अंदर वो वापस नहीं गए, लेकिन उसके अलावा वहां पर वो मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अगली निशस्त नहीं करनी, दूसरी निशस्त नहीं करनी, पहले निशस्त के बाद ये जो है वक्फा है, अब ये वक्फा ही चलता रहेगा। जेडी वैंस ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर मैं उसके चंद एक टुकड़े आपके सामने चलाऊं और आपको बताऊं वो क्या कह रहे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि ये समिट तो कितना अहम है और इसके अंदर से ईरान भी कुछ है और अमरीका भी कुछ है। देखते हैं कि अमरीका का नायब सदर क्या कह रहा है। उसने कहा कि हमने बड़ी जबरदस्त बात हुई, बड़ी इसमें प्रोग्रेस हुई और हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अमरीकी अवाम के लिए बड़े अहम हैं। अब आप ईरान और अमरीका के जब ताल्लुकात को देखेंगे तो अवाम यानी उनके जो कंस्टिट्यूंसी है, घर के हवाले हैं, वो आपको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। तो इसके अंदर बता रहा है कि हमने आवाम के लिए बहुत कुछ किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया के लिए की, लेकिन सवाल जो है वो लेते हुए उसने जवाब दिए, वो बुनियादी तौर पर अपने हल्के को, अमरीका को बताना चाह रहा है कि हमने बड़ा जबरदस्त मार्का मारा। इसके अंदर हुआ क्या, अब ये बड़ा अहम उसका स्टेटमेंट है जिसके अंदर वो बता रहा है कि कल जो नशिस्त हुई उसके अंदर जिससे जो स्टेटमेंट आई उसकी अहमियत क्या है। अब नए हॉर्मोज के ऊपर अब एक निजाम बन गया है, तेल और गैस कैसे गुजारनी है और यहाँ से जो माइनिंग थी उसको आपने कैसे खत्म करना है। ये पहली मरतबा है कि बाकायदा मैकेनिज्म के जरिए आप कभी स्पेशल, कभी ब्लॉकेट कर रहे थे, कभी माइनिंग हो रही थी, कभी हमले हो रहे थे, कभी ड्रोन आ रहा था, कभी धमकियां चल रही थी, लेकिन अब बाकायदा एक पॉलिसी का मैकेनिज्म उन्होंने बना दिया। फिर दूसरी बात कि जो गैस प्राइसेस हैं वो नीचे आनी शुरू होंगी। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये कहता रहा है कि जंग के खात्मे में के बाद आप देखेंगे कि अमरीकियों को क्या फायदा होता है। तो इसके अंदर भी आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं अमरीका के नायब सदर के हमने क्या मार्का मारा, और मार्का असल में ये मारा कि आप नायब उसके ऊपर हमने एक मैकेनिज्म पेश कर दिया। अब लेकिन लड़ाई तो चल रही है, बीच में गोलाबारी भी होती है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है। ये कॉन्फ्लिक्शन की जो इस्तेलाह इस्तेमाल की, ये बुनियादी तौर पर एविएशन के अंदर आती है। अगर दो जहाज जो हैं एक ही सिमत में उड़ रहे हों, मुखालिफ अस्मात से एक ही डेस्टिनेशन पर जा रहे हों, तो उनका हादसे का एहतमाल हो, तो नेविगेशन के अंदर उनको डिकॉन्फ्लिक्शन सिग्नल्स के जरिए उनके रास्ते तब्दील किए जाते हैं। जिससे मुराद ये नहीं है कि आपने जंग को बंद कर दिया, जिससे मुराद ये है कि अगर कोई क्लैश का एहतमाल है या उसका मौका बन रहा है तो उसको आपने कम करना है। तो पहले ये हो रहा था कि जैसे जंगबंदी अनाउंस होती थी, डोनाल्ड ट्रंप ये कमेंट करता था, हिजबुल्लाह के ऊपर, बैरूत के ऊपर हमले होते थे, हिजबुल्लाह रिटेलिएट करता था, हिजबुल्लाह फिर अटैक करता था, फिर इसराइल रिटेलिएट करता था। तो उसको डिकॉन्फ्लिक्ट किया है। अब उसको मैनेज करने के लिए आपके पास बाकायदा कोई ना कोई मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा और कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन जो सबसे अहम बात है, और पाकिस्तान में बड़ी बात होती है कि जी डिप्लोमेसी जो है वो ऐसे करनी चाहिए और टट जाना चाहिए और आपने अपनी जमीन नहीं छोड़नी। डिप्लोमेसी में आप कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उस अमल के अंदर आप लचक बरकरार रखते हैं। जो अगली बात जेडी वैंस कर रहा है, इसका बराह रास्त ताल्लुक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। अब इसमें जेडी वैंस से थोड़ी नहीं बड़ी डंडी भी मार रहा है, क्योंकि उसके सदर ने उस माहे को, जो उनके पिछले सदर ने 2015 के अंदर डेमोक्रेट्स बाराक ओबामा ने 2015 में एक वायदा किया, उसको उसने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। उसके अंदर इससे कहीं गहरा आपको मैकेनिज्म नजर आता है। तो लेकिन अब वो अमरीकी लोगों को बता रहा है, अपने वोटर्स को बता रहा है कि जिस तरह मैंने ईरान को पहली मरतबा बांध लिया है कि बैनुल अक़वामी जो तंजीम है IAEA, उसके तहत दोबारा से वो उसकी प्रोग्राम की इंस्पेक्शंस होंगी। वो इंस्पेक्शंस हो रही थी, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जब उस मुआहदे को रद्दी की टोकरी में फेंका गया, तो उसके बाद ईरान ने कहा कि चले निकले यहाँ से, सारा बोरिया बिस्तरा समेटे और आप चले जाएं। अब वही मैकेनिज्म जो पहले मौजूद था दोबारा से मुतारफ हो रहा है, तो ये उसको एक विक्ट्री के तौर पर बयान कर रहे हैं। लेकिन जो हम बात करने की है ये कि ईरान ने न्यूक्लियर पाथवे के ऊपर एक बड़ा गहरा रास्ता नया बनाया है और उसकी गहराई आखिर में जाके उस लेवल पर जाएगी जहां पर उनकी इनरिच्ड यूरेनियम परेड है कि जिसको बम्बार्डमेंट बहुत होगी। खुला रास्ता भी है लेकिन गहरा रास्ता भी है। ये बैनुल-अक़वामी इदारे जो है दोबारा ईरान के अंदर जाएंगे और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप देखेंगे कि बैनुल-अक़वामी राब्तों और के जरिए और ज़ाब्तों के तहत चलाने की एक एहतमाम किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब
आगे काम किसने करना है? तो जेडी वैंस से पूछा गया कि आप यहाँ पे रुक रहे हैं, जगह इतनी अच्छी है, तो सही जवाब। तो ये जो टेक्निकल टीम्स हैं, सिर्फ अमेरिका और ईरान के नहीं है, जो दिलचस्प बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर पाकिस्तान के सिस्टम्स मौजूद है, इसके अंदर कतर के सिस्टम्स मौजूद है, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री के लोग, जो अहम इदारों के साथ मुंसलिक हैं, वो लोग, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जिनको इन मामलों की समझ है, वो इस वक्त भी वर्जिन स्टॉक के अंदर मौजूद हैं। और टेक्निकल टीमों के काम का बाकायदा आगाज हो गया है।